हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का साइंस लेसन 9 हम पढ़ रहे थे। इस चैप्टर का नाम है जंतुओं में गति। दोस्तों, पिछले पार्ट में हम लोगों ने पेज नंबर 95 तक पढ़ लिया था। दोस्तों, मेरे सेकंड चैनल से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है क्रेज फॉर स्टडी 2.0। वहाँ पे मैं आप लोगों को इंग्लिश बताऊंगी। इसके अलावा 8, 9 और 10th के इंग्लिश सब्जेक्ट के भी वीडियोस आपको मिलेंगे। दोस्तों, मेरे सेकंड चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो। हम लोगों ने पिछले वीडियो में कंदुक खल्लिका संधि के बारे में पढ़ा था। अब हम आगे देखेंगे। यहाँ पे आगे दिया गया है कोहनी की संधि एवं घुटने की संधि। संधि मतलब क्या होता है? जोड़। कब्जा संधि जिसको क्या बोलते हैं? हिंज जॉइंट। कोहनी की संधि पर से बांह के अगले हिस्से के चारों ओर घुमाने की कोशिश कीजिए। क्या आप बांह के अगले हिस्से की कोहनी की संधि से उसी प्रकार घुमा पाते हैं जैसे पूरी बांह को कंधे की संधि से घुमा पाए थे? हम लोग जो है कोहनी को नहीं घुमा सकते, ठीक है। कोहनी को सिर्फ ऊपर नीचे उठा सकते हैं लेकिन घुमा नहीं सकते। कंधे और कोहनी की संधि में अंतर है। कंधे का जोड़ और कोहनी के जोड़ में अंतर होता है। दोनों अलग अलग तरीके से जुड़ा हुआ होता है। कोहनी से आगे बांह को आप सिर्फ ऊपर की ओर मोड़ सकते हैं। सही बात है, हम लोग कोहनी से आगे बांह को, कोहनी से आगे जो हमारा हाथ होता है उसको हम सिर्फ मोड़ सकते हैं, आगे की ओर मोड़ सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे दरवाजे में लगे कब्जे के कारण दरवाज़ा एक ही ओर खुलता है, बिल्कुल कब्जे की तरह होता है हमारा कोहनी। इसे कब्जा संधि या हिंज जॉइंट कहते हैं। ऐसी ही संधि घुटने में मिलती है। तो कोहनी का जो संधि होता है उसको क्या बोलते हैं? हिंज जॉइंट या फिर कब्जा संधि। ऐसी ही संधि घुटने में भी होती है। देख सकते हैं यहाँ पे घुटने का अस्थि संधि दिखाया गया है। इस तरह की संधि शरीर के और किस हिस्से में होती है? अवलोकन कीजिए। तो यहाँ पे है कोहनी की अस्थि संधि, यहाँ है घुटने की अस्थि संधि। घुटने को भी हम सिर्फ मोड़ सकते हैं लेकिन घुटने को हम घुमा नहीं सकते। उसी तरह से हाथ का जो कोहनी है, कोहनी को हम मोड़ सकते हैं लेकिन घुमा नहीं सकते। लेकिन हमारा बाँह जो होता है, कंधा के पास जो जोड़ होता है, वहाँ से हम हाथ को घुमा सकते हैं। वहाँ से हम चाहें तो चारों तरफ हाथ को घुमा सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन कोहनी को हम आगे पीछे नहीं कर सकते, सिर्फ मोड़ सकते हैं। ठीक, तो इसीलिए घुटने की अस्थि संधि और कोहनी की अस्थि संधि लगभग एक ही जैसी होती है। अब यहाँ पे है देखिए धुराग्र संधि जिसको बोलते हैं पाइप बॉटल जॉइंट। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को धुराग्र संधि कहते हैं। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को धुराग्र संधि कहते हैं। इसके द्वारा सिर को किसी भी झुकाव पर घुमा सकते हैं। सिर को आगे पीछे या दाएं बाएं घुमा सकते हैं। इन गतियों को करने का प्रयास कीजिए। यह गति हमारे हाथ की गति से किस प्रकार भिन्न है, इसका अनुभव करें। अब है अचल संधि जिसको बोलते हैं इम्बूवेबल जॉइंट। हमारी खोपड़ी कई अस्थियों के जोड़ने से बनी है। खोपड़ी के अंदर मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। खोपड़ी अंदर से खोखली होती है। ये अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती। ऐसी संधि को अचल संधि कहते हैं। तो इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। ये सब जो है इम्पोर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि अचल संधि किसे कहते हैं तो यहाँ पे ये डेफिनेशन हम दे सकते हैं। आप मुंह खोलिए एवं बंद कीजिए तथा निचले जबड़े को हाथ से नीचे बल लगाकर स्थिर कीजिए तथा ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास कीजिए। क्या आप ऊपरी जबड़े को गति दे पाते हैं? ऊपरी जबड़े एवं खोपड़ी अर्थात कपाल के मध्य अचल संधि है। ऊपरी जबड़े एवं खोपड़ी यानी कि कपाल के मध्य क्या है? अचल संधि। अगर हम नीचे वाले जबड़े को स्थिर करेंगे, हाथ से पकड़कर स्थिर करेंगे, हिलने नहीं देंगे, तो फिर हमारा ऊपरी जबड़ा जो होता है उसको हम गति नहीं दे सकते। ठीक है, वो नहीं हिलेगा क्योंकि वो क्या है? अचल संधि है। यानी कि एक ऐसा जोड़ है जिसको हम हिला नहीं सकते। कंकाल तंत्र एवं शरीर का ढांचा। आपने मकान बनते समय देखा होगा कि मकान का ढांचा तैयार करने के लिए लोहे के छड़ों को एक दूसरे से बांधा जाता है। मकान का स्तंभ
तथा छत तैयार करने में छड़ों का प्रयोग किया जाता है, तब इसे सीमेंट, बालू तथा गिट्टी के साथ मिलाकर इसे ऊपर ढाला जाता है तथा मकान का निर्माण किया जाता है। तो ये एक उदाहरण दिया गया है कि मकान बनाने से पहले छड़ को बांधा जाता है और उसके स्तंभ बनाए जाते हैं जिसको पिलर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको सीमेंट, बालू और गिट्टी की सहायता से ढाला जाता है। तो क्या बिना छड़ के मकान स्थिर रह सकता है तथा इसे आकृति प्रदान की जा सकती है? क्या आपने मिट्टी के घर की छत को देखा है जिसमें खपड़ा बिछाने के पहले बांस तथा बांस की पट्टी को बांधकर छप्पर के ऊपर छाजन किया जाता है? क्या इसके बिना छप्पर संभव है? छाजन मतलब क्या होता है? बांस के ऊपर खपड़ैल को सजाया जाता है, छप्पर बनाया जाता है, तो उसी को क्या बोला जाता है? छाजन। क्या इसके बिना छप्पर संभव है? अगर हम बांस की फट्टी यानी बांस का जो पतला पतला लकड़ी होता है उसको अगर हम नहीं लगाएंगे पहले तो छप्पर बनाना संभव नहीं होगा। मेले में जाकर पंडाल को देख सकते हैं तथा अनुमान लगा सकते हैं कि बिना बांस के फ्रेम के पंडाल बन सकता है। हमारे शरीर की सभी अस्थियां ठीक इसी प्रकार शरीर को आकृति प्रदान करने के लिए ढांचे का निर्माण करती है। तो यहाँ बस यही समझाने का कोशिश किया गया है कि जैसे मकान को बनाने के लिए पहले ढांचा तैयार किया जाता है, वैसे शरीर को बनने के लिए हड्डियों का ढांचा होता है। ठीक है, हड्डी जो है वो क्या होता है? ढांचा, हमारे शरीर का ढांचा है कि हमारा शरीर ऐसा ही बनेगा होता है। जैसा कि आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, ये जो पूरा शरीर है, मानव शरीर कंकाल तंत्र है, तो ये क्या है? शरीर का ढांचा है। तो यहाँ तक हो गया। हमारे शरीर की सभी अस्थियाँ ठीक इसी प्रकार शरीर को एक आकृति प्रदान करने के लिए ढांचे का निर्माण करती है। इस ढांचे को कंकाल या कंकाल तंत्र कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। हमारे शरीर की सभी अस्थियाँ ठीक इसी प्रकार शरीर को आकृति प्रदान करने के लिए ढांचे का निर्माण करती है। इस ढांचे को कंकाल या कंकाल तंत्र कहते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है पैर की हड्डी का एक्सरे। यहाँ पे एक्सरे को दर्शाया गया है। पैर का हड्डी जो है किस तरह से जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये घुटने की हड्डी है जो कि इस तरह से जुड़ी हुई होती है। अब यहाँ पर देखिए, हम अपने शरीर की अस्थियों मतलब हड्डी होता है, ठीक है, इसको याद रखना है। हम अपने शरीर की अस्थियों तथा संधियों मतलब जोड़ को दबाकर अनुभव कर सकते हैं। एक्सरे चित्र से हमें शरीर की सभी कठोर अस्थियों की आकृति का पता चलता है, जैसा कि हमने देखा चित्र 9.10 में। क्या आपके परिवार में किसी व्यक्ति को चोट लगने पर उसका एक्सरे चिकित्सक की सलाह पर करवाया गया है? चिकित्सक यानी कि डॉक्टर, चिकित्सक मतलब डॉक्टर। चिकित्सक एक्सरे के चित्र से चोट के कारण का पता लगाता है। आप शरीर के विभिन्न हिस्सों के एक्सरे चित्रों को इकट्ठा कर अस्थियों के ढांचे को देख सकते हैं। अपनी कोहनी को दूसरे हाथ से थोड़ा दबाइए। अपनी कोहनी को दूसरे हाथ से दबाइए और बाँह को मोड़िए और सीधा कीजिए। इस क्रिया को कई बार दोहराइए। इसी प्रकार अपनी कलाई को कसकर पकड़िए और हथेली को घुमाइए। अब अपनी एक उंगली के किसी जोड़ को दूसरे हाथ के अंगूठे और उंगली से कसकर पकड़िए और उंगली को ऊपर नीचे हिलाइए। इस क्रियाकलाप से क्या पता चलता है? क्या कंधे से लेकर उंगली तक आपकी बाँह में एक ही हड्डी है? यदि नहीं तो बाँह और हाथ के अलग अलग हिस्सों को मोड़कर या घुमाकर आप अधिक से अधिक कितनी अस्थियों को गिन सकते हैं? इसी तरह पैर की अस्थियों के बारे में पता करने का प्रयास कीजिए। हम लोग इस क्रियाकलाप से ज़्यादा हड्डियों का पता नहीं लगा सकते। वैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में 206 हड्डियाँ होती है और शरीर में ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियाँ होती है जो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती है। हमारे कान में जो हड्डी होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है और हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी होती है। आप देख चुके हैं कि अस्थियों को हिलाने डुलाने के लिए उनके साथ पेशियां जुड़ी रहती है। यह पेशियां अस्थियों से एक विशेष प्रकार के रेशों से जुड़ी रहती है। इन रेशों को कंडरा कहते हैं। तो इसको हम अंडरलाइन करेंगे। अस्थियों को हिलाने डुलाने के लिए उनके साथ पेशियां जुड़ी रहती है। यह पेशियां अस्थियों से एक विशेष प्रकार के रेशों से जुड़ी रहती है। इन रेशों को कंडरा यानी टेंडन कहते हैं।
इसी प्रकार दो अस्थियां आपस में विशेष प्रकार के रेशों से जुड़ी रहती है। इन रेशों को स्नायु यानी कि लिगामेंट कहते हैं। इसको भी हम अंडरलाइन करेंगे। दो अस्थियां आपस में विशेष प्रकार के रेशों से जुड़ी रहती है और इन रेशों को क्या बोलते हैं? स्नायु बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, घुटने की अस्थि जिसमें मांसपेशी अस्थि के साथ तथा पांदुगुली की हड्डियां स्नायु के साथ जुड़ी हुई है। तो ये है स्नायु और ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? कंडरा। ठीक। पसली पिंजर। क्रियाकलाप 4 है। गहरी सांस भरकर इसे कुछ समय तक रोक कर रखिए। अपनी छाती एवं पीठ को दबा दबा कर अपनी अस्थियों का अनुभव कीजिए। छाती की पसली अस्थियों को आप गिन सकते हैं। छाती की पसली अस्थियों को आप गिन सकते हैं। आप अनुभव करेंगे कि पसली की अस्थियां विशिष्ट रूप से मुड़ी हुई है तथा पीठ से होते हुए रीढ़ अर्थात मेरुदंड तक चली गई है। रीढ़ की जो हड्डी होती है उसी को क्या बोलते हैं? मेरुदंड। तो यहाँ पे रीढ़ की हड्डी का ही फिगर दिया गया है। अब आप लोग यहाँ पे एक चित्र देखिए जहाँ पे आपको बोला गया है कि छाती की जो हड्डी होती है, छाती की हड्डी इस तरह की होती है, ठीक है, और ये जो है पीठ की हड्डी से जुड़ी हुई होती है। तो यही चीज़ वहाँ पे बोला गया है। तो इसको हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं। छाती की जो अस्थियां होती है वो विशिष्ट रूप से मुड़ी हुई होती है तथा पीठ से होते हुए रीढ़ अर्थात मेरुदंड तक चली गई है। ये पसली पिंजर एक पिंजरा की तरह रचना करती है। आप पता कीजिए कि इस पसली पिंजर के अंदर कौन कौन से अंग हैं। आप अपने मित्र को आगे की ओर बिना घुटना मुड़े झुकाइए तथा पांव की उंगलियों को छूने को कहिए। आप उसके पीठ के बीचों बीच ऊपर से नीचे थोड़ा दबाकर स्पर्श कीजिए। क्या आपको एक लंबी एवं कठोर रचना का अनुभव होता है? आपके द्वारा अनुभव की गई संरचना उसका मेरुदंड है। अगर आप घुटना को बिना मोड़े हुए झुकेंगे आगे की तरफ और अपने पैर की उंगली को छुएंगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो उभर जाती है। अगर आप रीढ़ की हड्डी को छुएंगे तो आपको पता चलेगा कि रीढ़ की हड्डी जो होती है कितनी लंबी होती है। यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना है। इन छोटी छोटी अस्थियों को कशेरुक कहते हैं। रीढ़ की जो हड्डी होती है वो छोटी छोटी हड्डियों से जुड़कर बनी हुई होती है। तो उन्हीं छोटी छोटी हड्डियों को कशेरुक कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये छोटी छोटी हड्डियाँ हैं। इस तरह से ये सारी हड्डियाँ जो है जुड़ी हुई है। तो ये छोटी छोटी हड्डियाँ जो है इसको क्या बोलेंगे? कशेरुक। यदि यह मेरुदंड एक ही अस्थि का बना होता तो क्या आपके मित्र या आप झुक पाते? अगर रीढ़ की हड्डी छोटी छोटी हड्डियों से जुड़कर नहीं बना होता तो हम झुक नहीं पाते, कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा पीठ जो है हमेशा सीधा रहता। अपने मित्र को खड़े होकर हाथों से किसी दीवार को धक्का लगाने के लिए कहिए। आप देखेंगे जब आपका मित्र दीवार पर धक्का लगाता है तो उसके कंधों के समीप 2 उभड़ी हुई अस्थियां दिखाई देती है। इन्हें कंधे की अस्थियां कहते हैं। कंधे की अस्थियों को अंश अस्थियां कहते हैं। कंधे की अस्थियों को क्या कहते हैं? अंश अस्थियां। सॉरी, यहाँ पे इसको अंडरलाइन करना था, ठीक है। कंधे की अस्थियों को अंश अस्थियां कहते हैं। ये है कंधे की अस्थियां। ये वाली जो हड्डी है, यहाँ पे जो आपको जॉइंट दिख रहा है, ये है बांह की हड्डी, ठीक है। कंधे की हड्डी ये वाली है, ये वाली है कंधे की हड्डी। और ये है पसली पंजर यानी कि छाती की हड्डी। अब हम कमर की अस्थियों के बारे में पढ़ेंगे। कमर की अस्थियों को श्रेणी अस्थियां कहते हैं। कमर की अस्थियों को श्रेणी अस्थियां कहते हैं। यह बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती है जो अमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करता है तथा इनको स्थिर रखने के लिए धरातल बनाता है। औरतों में यह थोड़ा बड़ा होता है और ज़्यादा कटोरा नुमा होता है तथा माता के गर्भ में पल रहे शिशु को स्थिर रखता है। तो कमर की अस्थियां जो है वो औरतों में बड़ा होता है। अब यहाँ पर है उपास्थि, जिसको क्रियाकलाप 5 के द्वारा समझाया गया है। आप अपने कान को छूकर तथा नाक को हिलाकर देखिए। आप क्या अनुभव करते हैं? कान का ऊपरी तथा निचला हिस्सा आसानी से मोड़ा जा सकता है। ये अस्सी की तरह कठोर नहीं होते बल्कि लचीले होते हैं। इसे उपास्थि कहते हैं। तो इसको भी हम अंडरलाइन करेंगे। कान की जो हड्डी होती है वो
अस्थियों की तरह जो है कठोर नहीं होती है, ठीक है, तो उसको हम उपास्थि कहते हैं, क्योंकि हम कान को मोड़ सकते हैं। आपने कंकाल के संदर्भ में शरीर की अस्थियों का अनुभव किया तथा यह भी जाना कि बाह, कोहनी, पैर तथा घुटने की अस्थियों से मांसपेशी जुड़ी हुई है। जब आप हाथ को फैलाकर मोड़ते हैं तथा पदांगुली के सहारे खड़े होते हैं तो बाह या घुटने के पीछे की मांसपेशी संकुचित होकर फूल जाती है तथा सामान्य अवस्था में पूर्ववत स्थिति में आ जाती है। पेशियों के संकुचन से अस्थियों की संधियों पर झुकाव होता है तथा शिथिलन से संधियां अपनी पहली स्थिति में आ जाती है। पेशियों के संकुचन तथा शिथिलन से शरीर में हलचल अथवा गति आती है। इसी मांसपेशी तथा अस्थियों के सहारे हम शरीर में गति या एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करते हैं। तो मांसपेशी तथा अस्थियों के सहारे हम क्या करते हैं, गति या फिर गमन करते हैं। यहाँ पे है कान का चित्र है, हाथ को सीधा रखते हुए तथा मोड़ते जिसमें अस्थि के साथ मांसपेशी जुड़ी हुई है, तो उसी को यहाँ पे दिखाया गया है। अब देखते हैं जंतुओं में गति। कुछ जंतु दौड़ते हैं, कुछ रेंगते हैं। आपने यह भी देखा कि मछली जल में तैरती है। गमन करने की इतनी विविधता का क्या कारण है? क्रियाकलाप 6 से हम इसको समझेंगे। खेतों या बगीचों में केंचुए को चलते हुए देखिए। उसे किसी कांच की पट्टी, टाइल या फिर खपड़ा इत्यादि पर रखकर गौर से देखिए। केंचुए का शरीर एक सिरे से दूसरे सिरे तक अनेक छल्लों का बना हुआ प्रतीत होता है। केंचुए को थोड़ा दबाकर अनुभव कीजिए, यह मुलायम प्रतीत होता है। केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती है, केंचुए के शरीर में हड्डियां नहीं होती है, इसके शरीर में पेशियां होती है। इसके शरीर में क्या होती है? पेशियां, हड्डियां नहीं होती है। इन पेशियों के संकुचन एवं शिथिलन, संकुचन और शिथिलन का मतलब क्या होता है? फैलना और सिकुड़ना से इसका शरीर घटता बढ़ता रहता है। चलने के दौरान केंचुआ अपना पिछले हिस्से को भूमि में जकड़े रहता है तथा अगले हिस्से यानी अगले भाग को चलने की दिशा में फैलाता है या फैलता है। इसके बाद वह अगले हिस्से की भूमि को पकड़ता है तथा पिछले हिस्से से जमीन की पकड़ को छोड़ देता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए इस तरह से केंचुआ चल रहा है तो आगे की तरफ उसको बढ़ना है तो पिछले हिस्से को वो जकड़ के रखता है, जमीन में वो पकड़ के रखता है जमीन को। ठीक, फिर आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद वो क्या करता है? पिछले हिस्से को छोड़ देता है। फिर ये जो केंचुआ है फिर यहाँ तक चला आता है। तो इस तरह से वो गति करता है, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए केंचुए की गति। इसके पश्चात यह शरीर को संकुचित करता है तथा पिछले हिस्से को आगे की ओर खींचता है। इससे वह चलने की दिशा में आगे बढ़ता है। इस प्रक्रिया को केंचुआ बार बार दोहराता है तथा चलने की दिशा में आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन यह आपको सोचना होगा कि केंचुआ शरीर के हिस्से से जमीन को कैसे पकड़े रहता है अथवा कैसे टिकता है। केंचुए को पैर नहीं होते हैं लेकिन फिर भी वो जमीन को जकड़ सकता है। कैसे जकड़ सकता है? इसके लिए आवर्धक लेंस की सहायता से केंचुआ को उलट कर देखिए। आप देखेंगे कि केंचुए के शरीर पर छोटे छोटे बाल जैसी आकृति होती है। इस बाल जैसी आकृति को सूक कहते हैं। अगर आप लेंस की सहायता से देखेंगे केंचुए को उल्टा करके तो उसमें आपको बाल जैसी आकृति दिखाई देगी जिसको सूक कहते हैं। ये सूक पेशियों से जुड़े रहते हैं। ये सूक मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। इसी के सहारे जो है केंचुआ जमीन पर चल सकता है और ज़मीन को पकड़ भी सकता है। आप जानते हैं कि केंचुआ मिट्टी को खाता है। केंचुआ मिट्टी को भुरभुरा बनाता है जिससे वायु मिट्टी में प्रवेश कर जाती है। इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है तथा फसलों की अच्छी पैदावार होती है। मिट्टी के भुरभुरा हो जाने से पौधों की जड़ों को पर्याप्त वायु एवं ऑक्सीजन मिलती है। अब यहाँ पे घोंघा की गति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। घोंघा के, आपने खेत या बगीचे में घोंघा को चलते हुए देखा होगा। चलते हुए घोंघा का अवलोकन कीजिए। घोंघा का शरीर कठोर चीज से ढका रहता है, इसे कवच कहते हैं। और यह घोंघे का बाह्य कंकाल है यानी बाहरी कंकाल है। घोंघे का शरीर कठोर चीज से ढका हुआ होता है जिसको कवच कहते हैं। यह कवच अस्थि से भिन्न है। कवच जो है हड्डी से अलग होती है। इसमें कोई संधि नहीं होती है। उसके कवच में कोई जोड़ नहीं होता है। चलते हुए घोंघा को जब आप देखेंगे तो कवच के नीचे जमीन पर
फैली हुई मांसल संरचना होती है जिसे पाद कहते हैं। ये घोंघा का ऊपरी कंकाल है, ठीक है, जिसको कवच कहते हैं। और ये है उसका शरीर जिससे वो चलता है, गति करता है, उसी को क्या कहते हैं? पाद कहते हैं। पाद मांसल होता है तथा दृढ़ पेशियों का बना होता है। पाद में लहरदार गति के साथ चलने की दिशा में घोंघा आगे बढ़ता है। घोंघा के मांसल पाद को छूने से पाद सिकुड़ जाता है तथा घोंघा इसे कवच के अंदर घुसा लेता है। तो इसमें हमने क्या जाना घोंघा के बारे में कि घोंघा के शरीर के ऊपर जो है एक कवच होता है जो कि अस्थि नहीं होता है, वो अस्थि से यानी हड्डी से बिल्कुल अलग होता है, जिसको बाह्य कंकाल कहते हैं। और इसके बाद कवच के नीचे ये जो शरीर होता है उसका, ये क्या कहलाता है? पाद कहलाता है। अब यहाँ पे तिलचट्टा के बारे में है। क्रियाकलाप 8 से हम इसको समझेंगे। क्या आपको पता है कि तिलचट्टा का वास स्थान कहाँ है? इसके लिए अंधेरे एवं नमी वाले स्थानों का अवलोकन कीजिए। वहाँ पर ये झुंड के झुंड मिलते हैं या मिलने की संभावना रहती है। इन तिलचट्टों को गौर से देखिए। ये जमीन पर चलते हैं, दीवार पर चढ़ते हैं और हवा में उड़ते भी हैं। इनके 3 जोड़े पैर होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल से ढका रहता है। यह बाह्य कंकाल कई खंडों में बटा रहता है। तो यहाँ पे है तिलचट्टा की संरचना। तिलचट्टा का अधोभाग यानी आधा भाग जो है दिया गया है, ये उल्टा करके यहाँ पे दिया गया है। तिलचट्टा का पृष्ठ भाग, ये पीछे वाला भाग है और ये है आगे वाला भाग। तो क्या बोला गया है? तिलचट्टा का 3 जोड़ी पैर होता है। तो ये दोनों 1 जोड़ी हो गया, फिर ये दोनों 2 जोड़ी और ये 3 जोड़ी। 3 जोड़ी पैर होता है और ये जो है पंख होता है ऊपर, जिसकी सहायता से वो उड़ता है, पैर की सहायता से चल लेता है। और पैर में जो है इसके छोटे छोटे इस तरह से निकली हुई कुछ संरचनाएं होती है, जिसकी वजह से ये दीवार पर भी आसानी से चढ़ जाता है। अब पक्षी के बारे में पढ़ेंगे। आपने अपने आसपास खेत खलिहानों तथा घर के मुड़ेर पर कबूतर, कौवा, गौरैया तथा अन्य उड़ने वाले जंतुओं को देखा होगा। ये सभी पक्षी हैं। पक्षी हवा में उड़ते हैं तथा जमीन पर चलते हैं। इनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। उनकी अस्थियां खोखली परंतु मजबूत होती है। अस्थियों के खोखले हिस्से को वायु प्रकोष्ठ कहते हैं। अस्थियों के खोखले हिस्से को वायु प्रकोष्ठ कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अस्थियां जो है ये ऊपर ऊपर ही है, फिर ये ऐसे नीचे से है, तो बीच में एकदम खाली है, तो इसी को खोखली अस्थियां कहेंगे। यानी किसी को क्या बोलेंगे? वायु प्रकोष्ठ, जिसमें हवा भरी रहती है। इसमें हवा भरी रहती है, ठीक है, दोनों अस्थियों के बीच में। अस्थियों के वायु प्रकोष्ठ में हवा भरे रहने के कारण इसका शरीर हल्का होता है। इसके अस्थियों में हवा भरे रहने के कारण इसका शरीर जो है बहुत हल्का होता है। अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी का डैना, डैना किसको बोलते हैं? पंख को। पक्षी का डैना बनाती है। तो यहाँ पे होता है पक्षियों के पंख। वक्ष की अस्थियां नाव के आकार की होती है, जिससे मोटी पेशी लगी रहती है। मांसपेशी से लगा कंडरा डैना की अस्थि से जुड़ा रहता है। मोटी मांसपेशी के खिंचाव से डैना फैलता है तथा शिथिलन से डैना सामान्य स्थिति में नीचे आ जाता है। इस तरह डैना के फैलने तथा नीचे गिरने से पक्षी हवा में उड़ते हैं। डैना जब नीचे आता है तो यह फैलकर हवा पर थपेरे करता है तथा पक्षी ऊपर उठता है। ऊपर ले जाते समय डैना शरीर से सटा रहता है ताकि विपरीत दिशा में थपेरे नहीं लगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है पक्षी का कंकाल। तो ये है डैना और इसी के कारण जो है वो पक्षी जो है उड़ पाता है। मछली के बारे में पढ़ेंगे। आप कागज़ की नाव बनाना जानते होंगे। यदि नहीं जानते तो अपने मित्रों से नाव बनाकर पानी में तैराइए। नाव पानी में तैरने लगती है। नाव के अग्र भाग तथा पश्च भाग को देखिए तथा इसकी तुलना मछली के शरीर की बनावट से कीजिए। आपको दोनों में कुछ समानताएं नजर आएंगी। मछली का अगला तथा पिछला हिस्सा नाव से मिलता जुलता है। मछली के शरीर की यह आकृति उसे तैरने में मदद करती है। क्या पक्षियों का भी अगला तथा पिछला हिस्सा नुकीला होता है? इस तरह मछली को तैरने तथा पक्षी को उड़ने के लिए ऐसी बनावट क्यों जरूरी है? शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखीय कहलाती है। इसकी विशेष आकृति के कारण जल इधर उधर बहकर निकल जाता है और मछली जल में सरलता से तैर सकती है। मछली के शरीर के अगले तथा पिछले हिस्से के निचले भाग में पक्ष लगे होते हैं। उसकी पूंछ पर भी पक्ष लगे होते हैं। मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है।
तो ये है पक्ष, ठीक है, ये इसको पक्ष बोला जाता है, ये भी पक्ष, ठीक। मांसपेशियों के संकुचन तथा शिथिलन, संकुचन तथा शिथिलन मतलब क्या होता है, फैलना और सिकुड़ना से ये पक्ष को ऊपर नीचे तथा अगल बगल करती है तथा शरीर को थोड़ा तरंग गति देकर तैरने की दिशा में आगे बढ़ती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि गोताखोर अपने पैरों में इन पक्षियों की तरह फ्लिपर पहनते हैं जो उन्हें जल में तैरने में सहायता करता है। जब गोताखोर पानी के अंदर जाते हैं तो वो अपने पैर में जो है फ्लिपर लगाते हैं, पंख के तरह वो लगाते हैं जो कि पानी में तैरने में उनकी सहायता करते हैं। सर्प यानी सांप के बारे में पढ़ते हैं। आपने सपेरा को सांप चलाते हुए देखा होगा। क्या यह सीधा चलता है? सर्प का मेरुदंड लंबा तथा बहुत लचीला होता है। सांप के शरीर में अनगिनत वलय होते हैं। ये वलय मांसपेशियों की मदद से लहरदार गति को उत्पन्न करते हैं। सर्प का जो मेरुदंड होता है वो लंबा और बहुत लचीला होता है और इसके शरीर में अनगिनत वलय होते हैं। लहरदार गति में शरीर के कुछ हिस्सों के वलयों का एक छोर संकुचित होता है तो दूसरा छोर फैलकर आगे बढ़ता है। पुनः फैला हुआ वलय का हिस्सा संकुचित होता है तो संकुचित हिस्सा फैलता है। इस तरह वलय आगे की ओर धक्का देती है। तो हम कह सकते हैं कि सांप जो है वो वलय के कारण ही चल सकता है, क्योंकि उसी के संकुचित होने से, सिकुड़ने से और फैलने से जो है वो आगे बढ़ता है। इस तरह आपने विभिन्न जंतुओं को गति प्रदान करने वाली अस्थियों एवं पेशियों के बारे में जानकारी प्राप्त की और स्वयं की गति की भी जानकारी प्राप्त की। अब यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं। गमन का मतलब होता है लोकोमोशन, इसको इंग्लिश में लोकोमोशन कहते हैं। संधि यानी कि जॉइंट, कंदुक खल्लिका संधि, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कब्जा संधि को हिंज जॉइंट बोलते हैं। अचल संधि, इमोवेबल जॉइंट, धुराग्र संधि। पिवोटल जॉइंट, स्नायु, लिगामेंट, मेरुदंड, बैकबोन। पसली पिंजर को बोलते हैं रिब्स। कंधे की अस्थियों को बोलते हैं यानी कंधे की हड्डियों को बोलते हैं पेक्टोरल गिर्डल। कंकाल को बोलते हैं स्केलेटन। कमर की अस्थियों को बोलते हैं पेल्विक गिर्डल। धारा रेखीय शरीर को बोलते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी। पक्ष को बोलते हैं फिन, कंडरा को बोलते हैं टेंडन। तो इस चैप्टर से हमने क्या क्या सीखा है वो हम यहाँ पे देखेंगे। अस्थि एवं उपास्थि मानव कंकाल बनाता है। यह शरीर का पिंजर बनाता है और इसे एक आकृति भी देता है। कंकाल चलने में सहायक और आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियों, वक्ष की अस्थि, कंधे एवं श्रेणी मेखला तथा हाथ एवं पांव की अस्थियों से बनता है। मानव कंकाल जो है वो किन किन चीज़ों से बनता है वो चीज़ यहाँ पे दिया गया है। खोपड़ी से, मेरुदंड से, पसलियों, वक्ष की अस्थियों, कंधे और श्रेणी मेखला और हाथ एवं पांव की अस्थियों से पूरा मानव कंकाल तंत्र बनता है। पेशियों के जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियां गति करती है। सिकुड़ने एवं फैलने को ही क्या बोलते हैं? संकुचित एवं शिथिलन। अस्थियों की संधियां अनेक प्रकार की होती है। यह उस संधि की प्रकृति एवं गति की दिशा पर निर्भर करती है। पक्षियों की दृढ़ पेशियां तथा हल्की अस्थियां मिलकर उन्हें उड़ने में सहायता करती है। ये पंखों को फड़फड़ाकर उड़ते हैं। सर्प अपने शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाते हुए भूमि पर वलयाकार गति करता हुआ आगे की ओर फिसलता है। बहुत सारी अस्थियां एवं उससे जुड़ी पेशियां शरीर को आगे की ओर धक्का देती है। तिलचट्टे का शरीर एवं पैर कठोर आवरण से ढके होते हैं जो बाह्य कंकाल बनाता है। वक्ष की पेशियां 3 जोड़ी पैरों एवं 2 जोड़ी पंखों से जुड़ी होती है जो तिलचट्टे को चलने एवं उड़ने में सहायता करती है। केंचुए में गति शरीर की पेशियों के बारी बारी से शिथिलन एवं संकुचन से होती है। शरीर की अधः सतह पर सूख केंचुए को भूमि पर पकड़ बनाने में सहायक है। घोंगा पेशिया पाद की सहायता से चलता है। ये सारी चीज़ें हमने अभी पढ़ा था। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही एंड हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एंड वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।